So hello everyone and welcome back to the third video of CSEET Economics Chapter 1 Basis of Demand and Supply and Forms of Market Competition. So boys and girls, this shall be your third video for the Chapter 1. तो इसके बाद ना भाई मेरे और एक वीडियो रहेगा जो कि Chapter 1 कंप्लीट करेगा and that video will be sooner uploaded after this video. ठीक है, तो आज का सबसे पहले टॉपिक के टुवर्ड्स चलते हैं हम लोग. आज का सबसे पहला टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब क्या है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स. सबसे पहले टॉपिक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो चुका है, उसका फॉर्मूला भी देख लिए हम लोग, वो सब हम लोग प्रैक्टिकल भी आजमा चुके हैं. अभी हम लोग देखने वाले वो कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर. ठीक है, तो सब 8 फैक्टर्स है यहाँ पे. कितने फैक्टर्स है? 8 फैक्टर्स. सबसे पहला क्या है? प्राइस लेवल. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. उसके बाद नेसेसिटीज. उसके बाद टाइम पीरियड एंड देन हैबिट. उसके बाद नेचर ऑफ कमोडिटीज. उसके बाद वेरियस यूजेस एंड द लास्ट इज पोस्टपोनिंग कंजम्पशन. हाँ, प्राइस लेवल के अप एंड डाउन होने से अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट होता है. उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स भी अगर अवेलेबल है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब भी अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है. ठीक है, और नेसेसिटीज आपका दरकार है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइम पीरियड, हैबिट, नेचर ऑफ कमोडिटीज वो भी अलग किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वेरियस यूजेस एंड पोस्टपोनिंग कंजम्पशन. नहीं भाई मुझको आज नहीं खरीदना, कल खरीदना है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर. ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ दिस इज अ बाहुबली टॉपिक और यू कैन से दिस इज द वीआईपी टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर टुडे. ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Income elasticity of demand. Now we have studied in the earlier videos that price elasticity of demand क्या होता है. ठीक है, now today we are going to study about income elasticity of demand. सर और कितने इलास्टिसिटी है? और एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तीनों टॉपिक हम लोग खत्म करने वाले. पहला टॉपिक हो चुका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिस्कस टुडे. ठीक है, पहला क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब क्या है समझो. किसी भी बंदे का इनकम अगर ऊपर नीचे हुआ तो जो इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, किसी भी बंदे का इनकम के ऊपर नीचे होने पर, किसी भी पर्टिकुलर बंदे का इनकम के ऊपर नीचे होने पर, समझ में आ रहा है? इनकम अगर अप हो रहा है या फिर इनकम अगर डाउन हो रहा है, इनकम के चेंजेस होने पे जो भी इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. If there are any ups and downs in your income, if there are any ups or downs in income, the effect of which falls in the demand of a particular commodity, the effect of which falls into a demand of a particular commodity, that is known as income elasticity of demand. अभी और सिंपल तरीके से देखेंगे. क्या लिखा है? Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of demand to the change in income. Okay, is the degree of responsiveness of demand to the change in income. अभी भैया एक बंदा है जो कि नाम है उसका वाटसन. ठीक है, वो एक प्रोफेसर है. तो वाटसन भैया क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार. प्रोफेसर वाटसन डिफाइंस इट एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम. अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग सेम. बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है ना, देखो डिमांड अगर हिल रहा है, डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड हिलता है, किसी भी कमोडिटी का अगर डिमांड हिलता है ना, तो भैया एक चीज याद रखना कि बहुत सारे फैक्टर्स है. किसी भी
डिमांड के ऊपर डिमांड चेंज होता है तो उसके ऊपर ना बहुत सारे फैक्टर्स रीजन रहते हैं। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक है, बस हम अपन ना एक फैक्टर को लेने वाले, हम लोग एक फैक्टर को लेके देखते हैं, वो है इनकम। ठीक है, इनकम को पहले हम लोग क्या लिए थे, प्राइस। ठीक है, प्राइस वाला खत्म हो चुका है, अभी इनकम को देखते हैं। ठीक है, इनकम के ऊपर अगर हम लोग किसी भी टाइप का छेड़खानी कर रहे हैं, इनकम के ऊपर किसी भी टाइप का छेड़खानी कर रहे हैं, तब जो डिमांड के ऊपर चेंजेस आता है ना, वही है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसका एक फॉर्मूला, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले। ठीक है, YED, देखो YED, व्हाट डू यू मीन बाय YED? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन एज YED। ये जो Y है ना भैया, ये जो Y है ना भैया, Y हमेशा याद रखना कि ये जो Y है ये डिनोट करता है इनकम। ये जो Y है ना भैया, ये डिनोट करता है अपना भैया इनकम। ठीक है, इनकम डिनोट करता है भाई। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है भाई मेरे? इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका मैथमेटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे तो वो ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। वाई का मतलब क्या होता है, इनकम। ठीक है, अगर कभी आप भूल जाओ कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखो जितने भी सारे इंसान हैं ना इस दुनिया में, सारे इंसान ने तो बेटा कम से कम एक बार अपने जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जितने भी लिटरेट पीपल है। तो बहुत सारे बंदों को ना, जिन जिन बंदों ने ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रखा है ना, तो बहुत सारे बंदों को डाउट होता है कि सर ये नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। सर वो अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ना तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। देखो भाई, इनका नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का जो आपके दिमाग में, आपके जहन में किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का डाउट है ना, वो आज क्लियर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से सुनना बस। देखो, आपका अगर पकड़ लो इनकम 5% बढ़ चुका है। ठीक है, आपका इनकम पकड़ ले हम, आपका इनकम मतलब आप एक स्टूडेंट हो, अभी छोटे हो, बच्चे हो, आप क्या इनकम करोगे? ठीक है, तो पापा जो पॉकेट मनी देते हैं ना, तो उनमें ना 5% की बरकत हुआ है, 5% इंक्रीज इन योर पॉकेट मनी। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। तो अभी क्या करना है, 5% इंक्रीज होने से आपका 1000 रुपये बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा अमाउंट बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं पकड़ रहा हूँ कि 5% इंक्रीज होने पर आपका जो पॉकेट मनी है वहां पे 1000 रुपये बढ़ चुका है। तो आप बच्चे हो अभी, तो आप क्या करने वाले हो बताओ? मैक्सिमम बच्चे क्या करने वाले हैं पता है बेटा? सीधा निकलेंगे कपड़े खरीदने के लिए, सीधा निकलेंगे कपड़े खरीदने के लिए। मुझको एक नया शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, टॉप्स चाहिए, पैंट्स चाहिए, शूज चाहिए, ओके, दिस वगैरह वगैरह। तो अपन भी वही करेंगे। ठीक है, तो अपना 5% बढ़ चुका है, पापा ने क्या किया, 5% मतलब एक्स्ट्रा दिया अपने को, तो वो लेके ना हम लोग जाने वाले हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो गए हम लोग बाजार पे कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, तो हम लोग 5% इंक्रीज हुआ अपने इनकम के ऊपर, अपने इनकम के ऊपर 5% इंक्रीज हुआ, उसको लेकर हम गए कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, तो कपड़े पहले मैं कपड़े कितने खरीदता था पकड़ लो, पहले मैं एक महीने में एक टी शर्ट लेता था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक महीने में या फिर 2 महीने में एक टी शर्ट खरीदता था। तो अभी क्या हुआ कि पैसा ज्यादा आ चुका है, अभी जो है ना एक महीने में ना मैं 2 टी शर्ट्स खरीदने लग चुका, या फिर 2 महीने में 2 टी शर्ट्स खरीदता हूँ। तो तब क्या हो जाएगा कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है ना, वो तो क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो बढ़ चुका है। पहले कितना था, 1 टी शर्ट था, अभी 2 टी शर्ट आ चुका है। तो अभी समझो एक चीज, यहाँ पर देखो YED हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला है ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो इनकम में कितना चेंज हुआ, 5%, 5.0%, और आपके डिमांड में एक कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है 10%। ठीक है, इसका अगर हम लोग YED निकालें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो अपना आंसर निकलेगा +2.0।
ये पॉजिटिव 2.0 आंसर किस कमोडिटी का निकला, किस चीज का निकला, कपड़े का। तो हमेशा याद रखना हर उस गुड का, हर उस प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसका आंसर पॉजिटिव निकले, वाईईडी का आंसर पॉजिटिव निकले, वो है नॉर्मल गुड। ठीक है, जब हम लोग वाईईडी कैलकुलेट करेंगे ना किसी भी प्रोडक्ट का, और वाईईडी हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली किसी भी गुड्स के ऊपर। तो जब हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर अगर पॉजिटिव निकला ना भाई मेरे, तो हमेशा याद रखना वो गुड्स है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स क्या है सर? नॉर्मल गुड्स वो है ना जिनका वाईईडी, इनकम, इलास्टिसिटी, डिमांड जो है वो सर वो पॉजिटिव निकलता है, वो पॉजिटिव आंसर में निकलता है, वो है नॉर्मल गुड्स। शाबाश। और इंफीरियर गुड्स क्या है? एकदम ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल गुड्स। पकड़ लो आपका 5% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, आप एक पकड़ लो, आप ना एक जगह पे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग के लिए आप आए हो, कलकत्ता आए हो आप कोचिंग के लिए, ठीक है, आप एज अ मतलब आप घर लेके कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, तो घर लेके आप कहीं पर रह रहे हो, एज अ पीजी में रह रहे हो आप लोग। तो क्या हुआ कि आप लोग आप सुबह उठ के क्या खाते थे? पहले आप सुबह उठ के ना ब्रेड खाते थे, ठीक है, आप सुबह उठ के ब्रेड या बन कुछ भी कह लो, वही खाते थे, सुबह उठ के ब्रेड खाना है। 5% 1000 रुपए ज्यादा आने लग गया आपके पॉकेट मनी में। आपने क्या सोचा कि यार ब्रेड नहीं खाते, एक काम करते, रोटी सब्जी खाएंगे सुबह में रोटी सब्जी खाएंगे, पेट में रहेगा, अच्छे से क्लासेस कर पाएंगे, ठीक है। तो सुबह में क्या करेंगे? रोटी खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे। तो इसका वाईडी अगर निकाले हम इस ब्रेड का अगर हम लोग वाईडी निकाले ना, इनकम, इलास्टिसिटी, डिमांड हम लोग निकाले, तो देखो आपका बढ़ोतरी कितना हुआ है इनकम में? 1000 रुपए बढ़ा ना, पापा ने 1000 रुपए आपको ज्यादा पॉकेट मनी दिया, जो कि 5.0% है। लेकिन ब्रेड जो है ना, उसमें कोई डिमांड में बढ़ोतरी नहीं हुआ, उसमें डिमांड पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, क्योंकि ब्रेड का ना हमने छोड़ दिया, या फिर ब्रेड बहुत कम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपन को रोटी में कन्वर्ट करना है, अपन को रोटी चाहिए। तो ब्रेड का कंजम्पशन जो है, इसका डिमांड जो है वो तो कम हो रहा है, -20.0%, ठीक है। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, वाईडी निकाले, तो आंसर निकलेगा पर -4%, जो कि नेगेटिव रिजल्ट है। तो हर उस गुड का जो कि नेगेटिव रिजल्ट निकला है, अपना वाईडी नेगेटिव निकलता है, उस गुड को हम लोग कहते हैं इंफीरियर गुड्स। सर इंफीरियर गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स वो गुड है जिसका वाईडी निकलता है नेगेटिव। क्लियर है भाई मेरे? अभी देखो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब भी समझ नहीं रहे हैं कि ये वाईडी है क्या, उनके लिए देखो अच्छे से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। ये नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के चक्कर में फंसे हुए वो बच्चे, उन बच्चों को ये समझ में आया नहीं। तो इतना समझ लो, वाईडी तो पता है ना भाई मेरे, वाईडी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? वाईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, बुलाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इसका आप लोग फॉर्मूला लगा के हम लोग जब आंसर निकालेंगे किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी गुड का, उसका आंसर अगर पॉजिटिव निकले, वाईडी आपका अगर पॉजिटिव निकले तो वो है नॉर्मल गुड, वाईडी अगर नेगेटिव निकले तो वो है इंफीरियर गुड। क्लियर है भाई मेरे? एमसीक्यू में आएगा ना तो फाड़ के रख देना पेपर, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख के आना है, एमसीक्यू आने वाला है इन सब चीजों में, ओके। आओ, अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने जो ये कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पे हमको ये -20.0% या फिर ये पॉजिटिव 10.0% मिला कैसे सर? वो कैलकुलेट कैसे करें हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकाले? उन बच्चों के लिए देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। और परसेंटेज चेंज इन इनकम का चेंज इन इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल इनकम, ठीक है, ओरिजिनल इनकम। सर बहुत मिक्सअप हो रहा है सर, और इजी तरीके से समझाओ ना। देखो ये आपका फॉर्मूला होगा, सबसे इजी फॉर्मूला, ठीक है,
किस चीज का सर? YED का। YED का सबसे इजी फॉर्मूला है ये, सब मिक्स करके। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पकड़ लो, अगर आपको क्वेश्चन में ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डायरेक्टली दिया है और परसेंटेज चेंज इन इनकम जो है वो भी डायरेक्टली दिया है, तो आपने सीधा इस प्रकार से YED निकाल लेना है। पकड़ लो आपको पता ही नहीं है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है और परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है, तो वो निकालना पड़ेगा ना सर। अपने इंस्टीट्यूट में ना, इंस्टीट्यूट के जो PDF है मटेरियल में तो ऐसे कोई सम्स कराए नहीं सर। सम्स आएगा क्या? देखो भाई, अपना तो श्योरिटी एकदम नहीं है ICSI को लेके। कोई भी टीचर अगर आपको बोलेगा ना कि भैया ऐसा आने वाला है वैसा आने वाला है, तो एकदम बकवास चीज है। अभी के लिए एक अटेम्प्ट जाने दो, 2 अटेम्प्ट जाने दो, उसके बाद पता चलेगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है CSET का एग्जाम और ICSI से कभी भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जो एक्सपेक्ट करोगे ना उसका ऑब्वियसली एंड 100% ऑपोजिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो हर कुछ चीज प्रैक्टिस करके जाना है। अगर ICSI के मटेरियल में भी नहीं है ना, फिर भी मैं करा रहा हूं आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना और करके जाना है। क्योंकि यार आ गया ना तो बैंड बच जाएगा अपना। तो यार अपने खुद के भलाई के लिए एक बार देख लेते हैं। देखो इजी फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम ये दिया नहीं क्वेश्चन में, तो अपने को सीधा सीधा क्या करना है, एक इजी फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, वो करना है। देखो EY क्या है पता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। E से होता है इलास्टिसिटी, Y से होता है इनकम। तो ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, इनकम Y मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी कभार ना इस फॉर्मूले के ऊपर D भी लग जाता है। ठीक है, या फिर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखोगे वहां पर भी ऐसा ही है, PED। ठीक है, तो समझो एक चीज, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा टाइप का साइन आया ना, इसका मतलब ही है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और अगर ऐसा साइन आया YED, तब भी इसका मतलब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, अच्छे से देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू Y मतलब इनकम, मतलब ओरिजिनल इनकम जो है। ठीक है, ओरिजिनल इनकम, इनिशियल इनकम डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी या फिर इनिशियल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर ये सारे क्या है ना सर, ये सब क्या सिंबलाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या सिंबलाइज करता है। क्लियर है भाई मेरे? आ जाओ, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आएगा भी ना तो इसी प्रकार से आएगा। सपोज हम क्वेश्चन लेते, इनिशियल इनकम ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का ओरिजिनल इनकम मतलब इनिशियल इनकम है 2000 रुपए। जब उसका इनकम है 2000 रुपए ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का कमोडिटी खरीदता है, किसी भी प्रकार का कमोडिटी खरीदता है 20 यूनिट का। ठीक है, और उसका इनकम जब बढ़ोतरी हुआ उसका 30,000 मतलब 3000 में। ठीक है, उसका इनकम कितना था 2000 और इसका बढ़ोतरी कितना हुआ 3000। 3000 में उसका जो बढ़ोतरी होता है ना, तब क्या हो जाता है, उसका जो यूनिट है वो 40 में चेंज हो जाता है, वो 40 में कन्वर्ट हो जाता है, वो ज्यादा मांगने लग जाता है, उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इनिशियल इनकम कितना है बंदे का 2000। ठीक है, और 2000 में कितना यूनिट खरीदता है 20 यूनिट, और इनकम जब इंक्रीज होता है 3000 में तो वो कितना यूनिट खरीदता है 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट खरीदता है। फाइंड आउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड आउट वेदर द कमोडिटी, ये जो कमोडिटी है ये इंफीरियर गुड है या फिर नॉर्मल गुड है, बताओ। सब चीज का एक ही फॉर्मूला है, YED निकालना है। ठीक है, YED निकालना है। अभी YED में फॉर्मूला क्या है, ये YED का फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, YED का जो फॉर्मूला है ये है ये। अभी YED का जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या मिलता है अपने को निकालना पड़ेगा Q। सबसे पहले Q क्या है, क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना लेता था 20 यूनिट्स। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 20 यूनिट। चेंज आया ना, 40 माइनस 20 में अगर डिफरेंस करें हम लोग 20 यूनिट निकलता है। ओरिजिनल उसका सैलरी कितना था, इनकम कितना था 2000। उसके बाद चेंज इन इनकम कितना आया 1000 का चेंजेस आया, तो हम बिठाते हैं वो चीज। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, देखो चेंज इन क्वांटिटी है 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स हम यहाँ पे बिठा लिए। उसके बाद चेंज इन इनकम कितना है 1000 बिठा लिए। उसके बाद इनटू उसका इनिशियल इनकम कितना था 2000 बिठाए। नीचे में क्या है
उसका इनिशियल क्वांटिटी जो खरीदता था वो था 20 मिठाई। इसका अगर हम कैलकुलेट करें 20 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा 2%। आंसर क्या निकल रहा है पॉजिटिव में। तो ये कौन सा गुड है, ये क्या है, ये नॉर्मल गुड है, ये नॉर्मल गुड है, ठीक है नॉर्मल गुड है। अगर नॉर्मल या फिर इंफीरियर गुड पूछा तो नॉर्मल गुड है, और अगर वाईडी पूछा तो आंसर तो वाईडी यही है 2%, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकला अपना 2%। क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट टॉपिक में जाए, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या बता रहा है, देखो बहुत सारे मतलब अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो पीडीएफ है उसमें जितना दिया है ना उतना पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि वही से क्वेश्चन सेट होगा, समझ लो ये चीज। और ये जो मटेरियल दिया है ना इसमें जितना पोर्शन है उतना पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो जितना दिया हुआ है ना मटेरियल में वो बहुत इनसफिशिएंट है, वो बहुत कम है, लेकिन जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। ओके, जैसे कि लेकिन थोड़ा एडवांस भी है। देखो समझो एक चीज, बहुत सारे मटेरियल में ना, अच्छा टाइप कितना है पहले वो बता दूं मैं। एक है नेगेटिव डिमांड, एक है जीरो डिमांड, एक है ग्रेटर देन जीरो डिमांड, एक है यूनिटी, एक है ग्रेटर देन यूनिटी। बहुत सारे इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में आपको दिखने को मिल जाएगा नेगेटिव डिमांड तो सर पढ़े हम लोग, जीरो डिमांड भी पढ़े सर हम लोग, यूनिटी भी पढ़े सर हम लोग, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन यूनिटी पढ़े नहीं है। तो अब पढ़ लो, ठीक है, अभी पढ़ लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। तो आ जाओ देख लेते हैं नेगेटिव डिमांड का क्या होता है। नेगेटिव डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। हाँ जी, नेगेटिव डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। किस डिमांड का किस कमोडिटी का डिमांड जो है ना वो फॉल करता है जब आपका इनकम राइज होता है, वो होता है इंफीरियर गुड्स का, है कि नहीं। इंफीरियर गुड्स कौन सा है सर, इंफीरियर गुड्स कौन सा है सर, इंफीरियर गुड्स ये है, ठीक है। किस कमोडिटी का, सुनो क्वेश्चन सुनो, किस कमोडिटी का डिमांड गिर जाता है। देखो डिमांड गिर गया ना, नेगेटिव चला गया ना, डिमांड गिर जाता है जब इनकम हाई हो जाता है, वो है इंफीरियर गुड्स, है कि नहीं, ठीक है। जीरो डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट चेंज एज इनकम चेंजेस। तो जीरो डिमांड में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर का कमोडिटी है ना, एक कमोडिटी है जो कि हम लोग कहते हैं एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स वो कमोडिटी है ना जिसका इनकम चेंज होने पे भी उसका डिमांड नहीं गिरता। अगर आपका इनकम 3 लाख से 30,000 हो जाए तो क्या आप चावल दाल खाना छोड़ दोगे, नहीं ना, वही बात है। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, ये क्या है ना, यहाँ पे देखो आपका इनकम है, ये है आपके इनकम, ठीक है, और आपका जो डिमांड है ना वो इसी प्रोपोर्शन में जा रहा है, ये होता है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1। यहाँ ये है 0, ये है 1, ठीक है। तो आपका जो इनकम है 0 से 1 तक गया है, लेकिन आपका जो डिमांड है ना 0 से तो ऊपर गया लेकिन 1 तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। वो हो जाता है डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस इन प्रोपोर्शन टू द राइजेस इनकम, ठीक है। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। राइज तो करता है इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ इनकम, बट पूरा 1 तक पहुंच नहीं पाता, ये होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। यूनिटी का क्या है, यूनिटी का ये है ना कि आपका अगर इनकम ये है, ये अगर आपका इनकम है मतलब बढ़ चुका है, ठीक है, इनकम 0 से लेके 1 तक जा चुका है आपका इनकम, तो आपका जो डिमांड है वो भी 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है, एकदम इक्वल रहेगा आपका डिमांड। डिमांड फॉर कमोडिटी, यहाँ पर देखो कमोडिटी राइजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन एज राइज इन इनकम। समझ में आ रहा है। ये तो बुर्बक वाले बंदे होते हैं ना भैया, जितना कमा रहा है उतना ही खर्चा, जितना कमा रहा है उतना ही खर्चा, वो तो बुर्बक वाले बंदे हैं, मतलब है कि नहीं। और समझदार वाले बंदे कौन से, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। थोड़ा खाओ थोड़ा बचाओ इस पोर्शन में, ठीक है, थोड़ा खाओ थोड़ा बचाओ। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी मतलब क्या, ये तो मतलब बवाल वाले बच्चे हैं, जो कि इनकम तो है ये आमदनी अठन्नी, ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा कर रहे बेटा रुपया, ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ग्रेटर देन यूनिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस मोर देन द प्रोपोर्शन टू द राइज इन इनकम। इनकम इतना है भैया, इनका इनकम इतना है, लेकिन उनका डिमांड देखा, ये इस लेवल पे डिमांड जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप
आपका डिमांड आपके इनकम के प्रोपोर्शन से बहुत ऊपर जा रहा है, वो हो जाता है ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। पहले क्या पढ़े हम लोग? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये थर्ड वर्जन है आपका, थर्ड वर्जन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो सिंपल सा चीज है, मैं पहले आपको समझाऊंगा। ओके, पकड़ लो ये एक आलू है, आलू मिलता है, पकड़ लो आपके इधर पे 40 रुपए पर किलो। 40 रुपए पर किलो में आपको पोटैटोस मिलता है। यू परचेस पोटैटोस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर किलो। और आपके उधर पे स्वीट पोटैटो भी मिलता है, ठीक है, मीठा आलू भी मिलता है, जो कि है 20 रुपीज पर किलो। 20 रुपीज पर किलो के दाम पे बिकता है, ठीक है। पकड़ लो एक दिन क्या हुआ, अचानक ये जो स्वीट पोटैटो के प्राइस है ना, देखो ये पोटैटो, ये भी पोटैटो एक रिलेटेड कमोडिटी है ना, रिलेटेड कमोडिटी, खाने का चीज ही है, ठीक है, खाने का चीज ही है। तो ऐसा नहीं ना एक के साथ आप खेलोगे, एक के साथ आप खाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों रिलेटेड कमोडिटी है, दोनों खाने का चीज है। अभी पोटैटो, स्वीट पोटैटो में क्या हुआ कि एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका दाम गिर गया, 20 से 10 हो चुका है, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम बंदे क्या खाते हैं? नॉर्मल पोटैटो खाते हैं, राइट। तो स्वीट पोटैटो के प्राइस में जब घटा ना, प्राइस जब घट चुका है, स्वीट पोटैटो का प्राइस जब घट चुका है ना, तो बेटा ये जो ओरिजिनल पोटैटो है ना, मतलब नॉर्मल पोटैटो है ना, उस पोटैटो का डिमांड जो है वो गिर गया, ठीक है। हम लोग कहने लग गए यार 40 रुपए के किलो में कौन खरीदेगा, 40 रुपए देकर कौन मतलब नॉर्मल पोटैटो खाएगा, हम लोग स्वीट पोटैटो खाएंगे, उसमें फायदा भी ज्यादा है, हम लोग स्वीट पोटैटो खाएंगे। तो देखो एक चीज समझो, ये जो नॉर्मल पोटैटो है ना, इसका प्राइस तो हिला भी नहीं, उसका प्राइस पूरा ढीठ है, जहां पे खड़ा है वही खड़ा है, 40 रुपए, नहीं कम होगा, ठीक है। तो इसके प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसके डिमांड में चेंजेस आया। इसके डिमांड में पब्लिक इसको कम खरीदने लगे, किस कारण? किसी और के कारण आपका नुकसान होना, ठीक है। इस स्वीट पोटैटो के कारण बेचारे इस पोटैटो को नुकसान हो गया, इसका डिमांड कम चुका है। उसी को कहते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी एक कमोडिटी का डिमांड घटना या फिर बढ़ना, सुनो अच्छे से, किसी भी एक कमोडिटी का डिमांड घटना या फिर बढ़ना अगर किसी दूसरे कमोडिटी की वजह से हो रहा है ना, दूसरे रिलेटेड कमोडिटी की वजह से हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है भाई मेरे? ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। The responsiveness of demand to change in the price of related commodities is called cross elasticity of demand. सुनो, the responsiveness of demand to change in the price of related commodity, उस commodity की नहीं, change in the price of related commodity is called cross elasticity of demand. अभी एक भैया है बेटा प्रोफेसर वाटसन, उसको भी तो कुछ कहना है, वरना कैसे मतलब वो रहेंगे। तो प्रोफेसर वाटसन ने क्या बोला कि cross elasticity of demand is the rate of change in quantity associated with a change in the price of related good. Thus, cross elasticity of demand is the responsiveness of demand for commodity X to change in price of commodity Y is represented as follows. भाई कुछ मतलब अनोखा कुछ नहीं बोला प्रोफेसर साहब ने। मैंने इसको पोटैटो बोला, इसको स्वीट पोटैटो बोला, प्रोफेसर साहब ने इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला। प्रोफेसर साहब बोले कि देखो वाई एक्स के डिमांड पे जो घटना घट रहा है ना, एक्स का डिमांड अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, किसी भी रीजन से हो रहा है, लेकिन इसके रीजन की वजह से नहीं, वाई के प्राइस के इफेक्ट के वजह से इसका डिमांड घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? प्रोफेसर साहब भी कमाल करते हैं, जो मैंने बोला वही बोला उन्होंने, लेकिन एक्स एंड वाई लगा दिए बस। आ जाओ, ये हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं? सिंबलिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईसी का मतलब क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी, सी से क्रॉस, ई से इलास्टिसिटी, ऊपर में अगर डी लिखा दे तो डिमांड हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हो जाता है आपका इक्वेशन फॉर कॉस्ट क्रॉस इक्वेसिटी ऑफ डिमांड का ये साइन हो जाता है, ठीक है। कभी कभार आपको सीईडी मिल जाएगा, सिर्फ सीईडी लिखा होगा, वो भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी कभार बस ई और सी मिलेगा, वो भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कभी कभार ई के ऊपर भी डी निकलेगा, वो भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? जैसे कि प्राइस में होता था, याद है? अभी आओ देखो,
increase in quantity demanded of A due to the percentage increase in price of quantity B. ये cross elasticity of demand. The relationship between X and Y commodities may be substitute as in case of tea and coffee. मैंने यहाँ पे पोटैटो स्वीट पोटैटो दिया, यहाँ पे टी एंड कॉफी. देखो टी एंड कॉफी तो बेटा अपने इंडियन फैमिली में एग्जाम्पल देना बहुत गलत बात है, क्योंकि टी अगर कॉफी का दाम घट गया तो कोई बंदा टी खाना छोड़ देगा. बताओ मुझको एक टी लवर को बताओ यार. टी लवर को पता चल गया ना तो गुस्सा हो जाएगा. अगर मेरा वीडियो कोई टी लवर देख रहा है ना तो गुस्सा हो जाएगा. वो बोलेगा बेटा सर हम तो कॉफी नहीं जाने वाले. अगर कॉफी का दाम 1 रुपए भी हो गया ना तब भी हम नहीं जाने वाले. हमको टी ही खाना है, मतलब पीना है, सॉरी टी पीना है. तो टी जो है एंड कॉफी जो है वो एक एग्जाम्पल है, अल्टरनेटिव है एक दूसरे का अल्टरनेटिव है. ये आपको एग्जाम्पल दिए प्रोफेसर साहब ने. मेन मेजर्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डिस्क्रिप्शन एज फॉलोज. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एमसीक्यू में आ सकता है. देखो अच्छे से. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी कब होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी 0 कब होगा और क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होगा. समझो चीज. इन्फिनिटी का मतलब क्या है. देखो कमोडिटी एक्स इज नियरली ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी वाई. पकड़ लो आपके पास दो सामान है, एक है ओरिजिनल और एक है सब्स्टिट्यूट डुप्लीकेट. ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट है, ओरिजिनल के जगह आप यूज कर सकते हो. अगर आपका सब्स्टिट्यूट ऐसा है ना कि ओरिजिनल के जैसा ही है, पूरा 100% एकदम नियरली परफेक्ट है, तो बेटा वो इन्फिनिट लेवल पे चला जाएगा. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या सर. इन्फिनिट मतलब देखो अगर आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दोनों सेम है एकदम, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का दाम कम रहेगा ना, उसका दाम कम रहेगा, उसका प्राइस कम रहेगा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट. तो क्या हो जाएगा कि जो सब्स्टिट्यूट है ना सब सब्स्टिट्यूट के पीछे भागेंगे, बोलेंगे भैया ये सस्ता है और टिकाऊ है, मतलब ओरिजिनल के जैसा ही है, अपने को वही खरीदना है और वही खाना है, वही पीना है और वही यूज करना है. ठीक है, तो इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा. ओरिजिनल तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सब लोग क्या करेंगे डुप्लीकेट खरीद लेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे. अगर सब्स्टिट्यूट इतना बढ़िया रहा तो समझ में आ रहा है. इन्फिनिटी लेवल पर चला जाएगा सब्स्टिट्यूट. इन्फिनिटी मतलब कोई ओरिजिनल खरीदेगा ही क्यों. समझो चीज, कोई ओरिजिनल इन्फिनिटी लेवल पे बस एक ही चीज का खरीदा बेची होगा, वो है सब्स्टिट्यूट का. 0 का मतलब क्या. देखो क्रॉस इलास्टिसिटी 0 कब होता है. कमोडिटी x एंड y आर नॉट रिलेटेड. जब x अलग चीज है और y भी अलग चीज है तो आपका कहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी कुछ चेंजेस आएगा, पूरा 0 रहेगा ना. नेगेटिव कब रहेगा. कमोडिटीज x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, x की जगह y यूज कर सकते हो, y की जगह x यूज कर सकते हो. ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. thus if EC मतलब क्या है बेटा. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप्रोचेस इन्फिनिटी, इट मींस दैट द कमोडिटी इज नियरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी y. ठीक है, कमोडिटी y. On the other hand, if EC approaches 0, अगर 0 हो गया तो it would mean that the two commodities in questions are not related. ये related ही नहीं है भैया. उसके बाद EC अगर नेगेटिव चला जाए तो when commodity Y is complementary to commodity X, अगर नेगेटिव चला जाए तो commodity X and Y complementary है. MCQ में आने वाला है, अच्छे से देख लो. कंसेप्ट क्लियर है. अभी आओ, यहाँ पे 2 टॉपिक और है जो हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में. इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. सिंपल है, एकदम सिंपल है. देखो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. पहले इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड. देखो when demand changes not because of price. अरे डिमांड चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस के वजह से नहीं. डिमांड चेंज तो हो रहा है लेकिन प्राइस के वजह से नहीं भाई मेरे, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. देखो डिमांड का मैंने आपको पहले भी बताया, डिमांड जो चेंज होता है उसका अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं. उन फैक्टर्स में से ना अगर प्राइस को छोड़ के, ठीक है, प्राइस हिला नहीं, बाकी जो जितने भी सारे फैक्टर्स है वो अगर हिल गए ना, उसके वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आया, ठीक है, इट इज ए केस ऑफ इधर इंक्रीज और डिक्रीज. तो उसके वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आया तो क्या चेंजेस आएगा, या तो वो बढ़ेगा या फिर कमेगा, घटेगा. तो अगर इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन डिमांड मीन्स मोर डिमांड एट सेम प्राइस. तो अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर प्राइस में किसी और
प्राइस में चेंजेस नहीं आया, किसी और ही फैक्टर में चेंज आया, ठीक है। पकड़ लो नेसेसिटी में चेंजेस आ गया, आपको दरकार है नहीं है उस चीज में चेंजेस आ गया। आपको पहले दरकार था तो आप वो कमोडिटी खरीदते थे, लेकिन आपको अभी दरकार नहीं है तो आप वो कमोडिटी खरीदते नहीं है, तो प्राइस में तो कोई इफेक्ट नहीं आया कमोडिटी के ऊपर, बस आपके नेसेसिटी चेंज हो चुके हैं। तो नेसेसिटी जब चेंज होगा, पकड़ लो इंक्रीज हो गया, आपको बहुत दरकार है अभी, ठीक है, पहले दरकार नहीं था लेकिन अभी बहुत दरकार है, तो वो हो जाता है इंक्रीज इन डिमांड, वो हो जाता है इंक्रीज इन डिमांड। देखो अभी ये समझने वाले हम लोग, पहले देखो प्राइस एकदम एक ही लेवल पे है 60, देखा ये एक्स वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाई वाला कॉलम है फॉर एग्जांपल, तो ये जो 60 है ना वो एक ही लेवल पे है, देखा पहले आपको दरकार नहीं था, ठीक है, प्राइस सेम है, लेकिन वो डिमांड जो बढ़ चुका है, अभी आपको दरकार है, डिमांड बढ़ चुका है, एक ही प्राइस पे, एक ही प्राइस लेवल पे आपका डिमांड बढ़ चुका है, डी से D1 जा चुका है, समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। सर ये तो बच्चा वाला टॉपिक है, हाँ जी भाई बच्चा वाला टॉपिक ही है। इंक्रीज इन डिमांड आर शोन बाय शिफ्ट टू द राइट, ये जो शिफ्ट हो जाता है ना राइट साइड पे, ठीक है, ए से जाके बी चला जाता है डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व, दिस कुड बी कॉज बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ना बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल राइज इन इनकम, इनकम राइज हो चुका है, इनकम राइज हो चुका है, ठीक है, राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। देखो आप अभी पूछोगे सर आपने तो अभी बताया था कि बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बताया था आपने, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, तो मैंने उस कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक है ओरिजिनल प्रोडक्ट, ये दो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूट है इस चीज का, इसका प्राइस बहुत कम हो चुका है, 20 रुपए था अभी हो चुका है 5 रुपए, तो बेटा 5 रुपए जब हो चुका है ना, इसका डिमांड क्या हो चुका है, इसका डिमांड क्या हो चुका है, घट जाएगा ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं। इसका जो सब्स्टिट्यूट है, ये जो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इसका प्राइस था 20 रुपीज, लेकिन इसका प्राइस जा चुका है अभी 30 रुपीज। अब बताओ 30 रुपीज जा चुका है सब्स्टिट्यूट का प्राइस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस देखो, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस जब 30 चला जाएगा ना, तो ये जो ओरिजिनल है इसका प्राइस कितना था, 20 तो था, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा ओरिजिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसका बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, इसका प्राइस तो छू भी नहीं रहे हम लोग, ठीक है, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस हम लोग छू भी नहीं रहे, हम लोग सब्स्टिट्यूट का बारे में बात कर रहे हैं। और ए फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस गिर जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मतलब गिर जाए, बढ़ेगा नहीं, गिर जाए, अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फॉल हो जाएगा। अभी आओ डिक्रीज इन डिमांड में क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। अपने को पता है डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड मींस लेस डिमांड एट द सेम प्राइस, एक ही प्राइस में लेस डिमांड हो रहा है। डिमांड कैन डिक्रीज कॉजेस शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग अ फॉल इन इनकम। इनकम देखो प्राइस का बात नहीं कर रहे हम लोग प्राइस का बात कर ही नहीं रहे। इनकम देखो, इनकम में चेंजेस हो रहा है आपका, assumption ऑफ गुड इज नॉर्मल गुड आ रहा है। फॉल इन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, अभी देखो फॉल इन प्राइस का बात करें लेकिन सब्स्टिट्यूट का, ओरिजिनल प्रोडक्ट का नहीं। एंड राइज इन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ चुका है या फिर सब्स्टिट्यूट का दाम घट चुका है, ठीक है, या फिर आपका जो इनकम है उसमें चेंजेस आ चुका है, तो तब क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है, डिमांड फॉल इन दी इनकम, इनकम भी आपका फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाए। आपका इनकम ही नहीं है तो आपका डिमांड डिक्रीज नहीं होगा। आपका पहले इनकम कितना था 3 लाख, अभी क्या हो चुका है 30,000। तो आप जो पहले जितना चॉकलेट्स खाते थे आप उतना चॉकलेट्स खाने वाले हो। पहले आप 5 चॉकलेट्स एक दिन में खा लेते थे, तो अभी आप 5 चॉकलेट्स एक दिन में खाओगे या फिर 1-2 चॉकलेट्स खाओगे, 1-2 चॉकलेट्स ही खाने वाले हो। तो ये 60 है, देखो समझ में आ, एक ही लेवल पे 60, एक ही लेवल पे आपका प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस का दाम नहीं बढ़ा। अभी देखो अच्छे से, ए में है उसका डिमांड, ये घट के जा चुका है बी की तरफ, ठीक है, ए में पहले उसका डिमांड था, बी से आ चुका है D1 की तरफ, ठीक है, 500 से आ चुका है 400 की तरफ। पहले 500 वो गुड खरीदता था लेकिन उसका चेंजेस आया ना, तो वो डिक्रीज हो चुका है, डिमांड डिक्रीज होकर 400 चला गया, वो होता है डिक्रीज इन डिमांड। सर बच्चा टॉपिक है, हाँ जी बच्चा ही टॉपिक है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात कर लेते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, आ जाओ। When quantity demanded for a commodity increases as a result of the fall in price, it is called extension.
in demand, and when the quantity demanded decreases as a result of an increase in the price of the commodity, it is called contraction in demand. The following is the diagrammatic presentations of expansion and contraction in demand. अपन पढ़ने वाले contraction और expansion, ये expansion और contraction देखो सीधा बात है, ठीक है, समझो. when quantity demanded of a commodity increases, quantity का demand जब increase हो जाता है as a result of the fall in price, price जब गिरता है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन. देखो प्राइस, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन या फिर एक्सपांशन. समझ में आ रहा है? एक्सटेंशन या फिर एक्सपांशन. अभी समझो, ठीक है, पकड़ लो. ये था आपका प्राइस P3 था. P3 से आपका प्राइस क्या हो चुका है? P1 तक चला गया. P तो घटा कि बढ़ा है? घटा है ना, प्राइस घटा है. तो जब प्राइस घट जाएगा ना तो आपका डिमांड देखो तो जरा. प्राइस जब घटता है ना डिमांड भी तो बढ़ता है. ये डिमांड वाला है, देखो डिमांड वाला ये पोर्शन, ठीक है. तो जब आपका P3 था तो डिमांड यहाँ तक था, P1 में चला गया, प्राइस नीचे आ गया तो डिमांड आपका बढ़ गया, ठीक है. वो हमको कहते हैं एक्सपांशन. और कंट्रैक्शन क्या है? जब आपका प्राइस 1 से प्राइस 3 तक चला जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, और डिमांड आपका घट जाता है. प्राइस 1 में जब आपका था इतना डिमांड, ठीक है, Q1 तक था आपका डिमांड, वो जाके Q3 तक चला जा चुका है, डिमांड घट चुका है डिमांड, ठीक है. डिफरेंस देख रहे हैं आप, ठीक है. तो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरी पर लेना है, ओके. तो भाई इतना तक ही रहेगा आज के लिए. आज का वीडियो में इतना तक ही है. अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. और अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है आप पर्सनली मुझको कांटेक्ट कर सकते हो वहां पे, या फिर अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो कि टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है. सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. आज के लिए इतना ही भाई लोग. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.